नमस्कार। इस साल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही है। विधानसभा चुनावों में इन सीटों में से केवल एक सीट बीजेपी ने जीती थी। अब उस सीट को भी बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है। अभी तक बीजेपी के रणनीतिकार 5 सीटों में से 3 सीटों को जीतने का दावा कर रहे थे। बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व इस बात को जानता है कि सभी सीटों पर उसकी जीत संभव नहीं है। अब सलूम्बर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद पार्टी के लिए उस सीट को जीतना भी साख का सवाल बना हुआ है। इन 6 सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी आपसी गुटबाजी और 4 सीटों पर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण में उलझी हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर कौन सी बड़ी 6 चुनौतियां हैं, चलिए करते हैं विस्तार से चर्चा। चुनौती नंबर 1 की बात करें तो नेताओं की आपसी गुटबाजी इस उपचुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश बीजेपी इस समय कई गुटों में बटी हुई है। हाल ही में हुए लोकसभा और उससे पहले के विधानसभा चुनावों के परिणाम इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं। यही हाल विधानसभा उपचुनावों में पार्टी का है। दौसा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों में पार्टी के लिए किरोड़ी और जसकोर की आपसी गुटबाजी बड़ी चुनौती बनी हुई है। लोकसभा चुनावों में दौसा सीट पर हुई बीजेपी की हार की बड़ी वजह भी इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई को ही माना जाता है। लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा और जसकोर मीणा अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन दोनों की लड़ाई में पार्टी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दिया। वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए। अब फिर से विधानसभा उपचुनावों में किरोड़ी, जगमोहन और जसकोर अपनी बेटी अर्चना के लिए लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले दौसा में आदिवासी दिवस के समारोह के जरिए किरोड़ी ने अपने भाई जगमोहन मीणा की लॉन्चिंग की है। इसी तरह से देवली उनियारा सीट पर विधानसभा प्रत्याशी रहे विजय बैसला और पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर की आपसी प्रतिस्पर्धा पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है। यही हालात पार्टी के लिए खींवसर और झुंझुनू सीट पर भी बने हुए हैं। अगर चुनौती नंबर 2 की बात की जाए तो जातिगत समीकरण साधना भी एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी की 25 में से 11 सीटों पर हार का एक बड़ा कारण यह भी रहा था। अब भी बीजेपी के लिए झुंझुनू, खींवसर, दौसा और देवली उनियारा सीट पर जातिगत समीकरण चुनौती बने हुए हैं। झुंझुनू और खींवसर सीट पर जाट समुदाय निर्णायक स्थिति में है। विधानसभा चुनावों से ही जाट समुदाय को बीजेपी का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। इसी वजह से शेखावाटी, आंचल और नागौर में बीजेपी अधिकतर सीटें हार गई थी। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। जाट समुदाय का साथ नहीं मिलने से बीजेपी शेखावाटी और तीनों लोकसभा सीटें सीकर, झुंझुनू और चूरू के साथ साथ नागौर लोकसभा सीट भी हार गई थी। ऐसे में उपचुनावों में भी पार्टी के सामने जातिगत समीकरण साधना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इस तरह से दौसा और देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के लिए मीणा गुर्जर कॉम्बिनेशन को बनाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसकी बानगी लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिली थी। जिस गुर्जर समुदाय ने बीजेपी का विधानसभा चुनावों में साथ दिया था, लोकसभा चुनावों में उसी ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया, जिसके कारण बीजेपी टोंक सवाई माधोपुर से गुर्जर प्रत्याशी उतारकर भी चुनाव हार गई। दोनों ही सीटों पर एससी वोट बैंक और अल्पसंख्यक समुदाय भी बीजेपी के साथ नहीं है। चुनौती नंबर 3 की बात की जाए तो क्षेत्रीय समीकरण साधना एक बड़ी चुनौती है। जातिगत समीकरणों के अलावा क्षेत्रीय समीकरण भी उपचुनावों में काफी अहम रोल अदा करेंगे। उपचुनावों में 84 और सलूम्बर में बीजेपी के लिए क्षेत्रीय समीकरणों को साधना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यह दोनों सीटें जनजाति बाहुल्य है। पिछले कुछ सालों से यहाँ क्षेत्रीय समीकरण हावी रहे हैं, जिन्हें भुनाने का काम भारतीय आदिवासी पार्टी सबसे ज्यादा कर रही है। विधानसभा चुनावों के बाद बीएपी का दखल इस क्षेत्र में काफी तेजी से बढ़ा है। बीएपी ने विधानसभा चुनावों के बाद यहाँ बागीदौरा विधानसभा सीट और बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। कुछ दिनों से यहाँ भील प्रदेश का भी मुद्दा छाया हुआ है, जिसे लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर उपचुनावों में क्षेत्रीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। चुनौती नंबर 4 की बात की जाए तो जिताऊ उम्मीदवार की तलाश भी एक बड़ी चुनौती है। विधानसभा उपचुनाव में इन 6 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
खीवसर सीट को छोड़ दिया जाए तो शेष 5 सीटों पर बीजेपी के पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। खीवसर सीट पर बीजेपी रेवतराम डांगा को प्रत्याशी बना सकती है। विधानसभा चुनावों में रेवतराम डांगा ने आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी थी। वे 2069 वोटों के नजदीकी अंतर से चुनाव हारे थे। वहीं खीवसर सीट पर ज्योति मिर्धा का भी साथ उन्हें मिल सकता है। दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू सीट पर कई नेता उम्मीदवारी जता रहे हैं, जिसमें से जिताऊ उम्मीदवार तय कर पाना पार्टी के लिए चुनौती है। 84 सीट पर पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वह जिताऊ कह सके। सलुम्बर सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद अब बीजेपी उनके परिवार के सदस्य को टिकट देकर यहां सहानुभूति लहर के आधार पर ही मैदान में उतरना चाहेगी, क्योंकि यहां भी बीजेपी के पास जिताऊ चेहरे की कमी है। चुनौती नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस का गठबंधन भी एक विशेष चुनौती बना हुआ है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनावों में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस उपचुनावों में भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। लोकसभा चुनावों में भी बांसवाड़ा, नागौर और सीकर सीट कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोड़ी थी। कांग्रेस का यह फार्मूला कामयाब भी हुआ था। ऐसे में इस बार भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगा। मुख्यतः 84 सलुम्बर और खीवसर सीट पर कांग्रेस का गठबंधन टीएपी और आरएलपी से तय माना जा रहा है। ऐसे में इन तीनों सीटों पर बीजेपी को दोहरी चुनौती मिलेगी। चुनौती नंबर 6 की अगर हम बात करें तो SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST आरक्षण पर एक फैसला दिया है। इस फैसले के मुताबिक राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण कोटे में कोटा दे सकती हैं। फैसले के बाद आने वाली प्रतिक्रियाएं भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान को खतरे में बताकर बीजेपी द्वारा आरक्षण खत्म करने का मुद्दा बनाकर एक नैरेटिव सेट कर दिया था, उस नैरेटिव को तोड़ने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा ही नैरेटिव इन उपचुनावों में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि केंद्रीय सरकार ने फैसला आने के बाद ओबीसी की तर्ज पर SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने से मना करके इस समुदाय को मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार आरक्षण से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। राजनीतिक एक्सपर्ट नारायण बारेठ का कहना है कि SC/ST का आरक्षण आने वाले विधानसभा उपचुनावों में भी बड़ा विषय रहेगा। लोकसभा चुनावों में भी इस वर्ग के लोगों में यह घर कर गया था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों को लग रहा है कि यह सरकार के इशारे पर हो रहा है। जहां तक इसमें वर्गीकरण की बात हो रही है, यहाँ सरकार भी उन लोगों की सुन रही है जो इस वर्ग में अधिक संख्या में है। ऐसे में SC/ST वर्ग के जिन लोगों की संख्या कम है, जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आरक्षण का वर्गीकरण हो या ना हो, उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब हम पिछले 10 वर्षों में हुए उपचुनावों में भाजपा कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करते हैं। पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 में से भाजपा ने 2014 और 2019 में सभी 25 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में 14 पर सिमट गई। कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी करते हुए गठबंधन के साथ 11 सीटें जीती। बीते 10 वर्षों में 2013, 2018 और 2023 3 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 2 बार 2013 और 2023 में भाजपा सत्तारूढ़ हुई और कांग्रेस 2018 में सत्तासीन हुई थी। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो भाजपा का पलड़ा कांग्रेस पर काफी भारी दिखता है, लेकिन जब बात उपचुनावों की हो तो कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती नजर आती है। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से। धन्यवाद।